गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें हमने आपको बताया था कैसे कैसे एक बुद्धि को जो है हम किसी बच्चे की बुद्धि के बारे में हम जो है जान पाते हैं, कैसे कैसे हम IQ की गणना करते हैं। ये सारी बातें हमने जो है अपने पिछले लेक्चर में देखी। इसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे कैसे बुद्धि पर जो है अनेक मनोवैज्ञानिकों ने नए नए सिद्धांत के बारे में बात की होगी। आखिरकार हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि बुद्धि क्या थी। बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस का मतलब हमने लगाया पावर टू एडजस्ट। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार अपने व्यवहार को एडजस्ट कर पाता है, वही उसकी एक बुद्धि कहलाती है। ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चरों में सीखी और उन्हीं से हमने इस बात की गणना करी कि बुद्धि के बारे में बहुत सारे जो है लोगों के, विद्वानों के अलग अलग तकनीक रही होंगी। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अलग अलग फिलॉसफियां कही। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सामान्य जीवन में भी हमें बुद्धि को अलग दिशाओं में देखने को मिलता है। जैसे कि पहले लोगों का मानना था कि जिसका बड़ा सिर होता है वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, चौड़े सिर वाले अधिक बुद्धिमान होंगे या नाटे सिर वाले किस प्रकार बुद्धि होगी। ये सारी बातें ना लोग बाग एक आइडिया लगा लिया करते थे। इन बच्चे का जो है चेहरा देखा, देखने के बाद उसका सिर देखा और सिर से उन्होंने आइडिया लगा लिया कि वो बच्चा कितना बुद्धिमान होगा। जिस प्रकार अगर हमने देखा होगा कि हमने ये भी आइडिया लगाया जिसके माता पिता बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसने सोचा कि उसकी संतान भी शायद सुंदर ही पैदा होगी। कहीं कहीं हमें देखने को ये भी मिला कि माता पिता तो सुंदर थे, बट जो है उनके दादी दादा या उनके में से और परिवार में से कोई इतना सुंदर नहीं था, तो बच्चा उन पर भी जा सकता है। तो यहाँ पे ना इस तरीके से लॉ बनना स्टार्ट हुए। जो आपका लॉ की अगर बात करें तो बुद्धि के ऊपर एक लॉ चला जिसे हमने प्रत्यागमन बोला। प्रत्यागमन का मतलब लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन के बारे में आज पढ़ेंगे हम कि प्रत्यागमन क्या है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो लोग माना करते थे, विद्वान माना करते थे कि जिनका सिर बड़ा होगा वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे या जिनका सिर छोटा होगा वो किस प्रकार होंगे। ठीक, आज सुनना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले लॉ ऑफ रिग्रेशन, इसका मतलब प्रत्यागमन। पहले पॉइंट की अगर बात करें, हमने बात करी बुद्धि की कि बुद्धि क्या है। बुद्धि का मतलब है अपने व्यवहार को बदलना ही बुद्धि है। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो जिस भी जो है वातावरण में जाएगा तो उस वातावरण में जाके अपने आप को अनुकूल और प्रतिकूल की दोनों दिशाओं को एक सामान्य स्थिति में ले आए। वो अगर वो, मैंने कहा, वातावरण उसके लिए अनुकूल है तब भी जो है उसके लिए वो तो बेटर रहा होगा, और अगर प्रतिकूल बन रहा होगा तो प्रतिकूल को भी धीरे धीरे अनुकूल की दिशा में जोड़ ले, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा। अब इसके बाद अगर देखें तो लोगों के हमने मानने के बारे में बात करी कि बच्चे को देखकर लोग बाग आइडिया लगाया करते थे कि ये बच्चा समझदार होगा या नहीं होगा। तो इसी पर हमने एक लॉ बना जिसका नाम था लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन नंबर 2 पॉइंट पे हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो क्या था लॉ ऑफ रिग्रेशन की अगर बात करें, लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन का मतलब हो गया प्रत्यागमन। अच्छा, प्रत्यागमन क्या है अगर इसकी बात करी जाए तो प्रत्यागमन में हमसे ये कहा जाता था कि फॉर एग्जाम्पल पिता और माता की दोनों की लंबाई बराबर है, या दोनों जो है एक लंबी जो है, मैंने आपसे कहा माता और पिता दोनों ही की लंबाई बराबर है, या एक मतलब एक उचित लंबाई से ज्यादा लंबाई है उन लोगों की, तो उनकी संतान की भी हम लंबाई की आशा किया करते थे, या तो उनकी बराबर होगी या उनसे बड़ी होगी। ये आइडिया हम लोग लगाया करते थे। मगर होगा क्या, कभी कभी ये चीजें उल्टी भी हो जाती हैं, तो उल्टी होने की वजह से उसे हमने प्रत्यागमन बोला। उल्टी होने का मतलब यह है कि माता पिता की लंबाई तो जो है औसत थी, बट बच्चे की उससे की लंबाई उनसे भी कम निकल आई, शायद वो किसी और पर चला गया होगा। जैसे मैंने अभी अभी बात करी कि माता पिता दोनों ही सुंदर थे, तो सुंदर के बाद क्या हुआ कि बच्चा क्या है, उनका संतान सुंदर पैदा नहीं हुई। सुंदर की बजाय वो किसी परिवार के अन्य सदस्य पे, या तो माता की तरफ को झुक गई या पिता की तरफ के सदस्यों पर झुक गई होगी। सेम इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, तीसरा पॉइंट अगर हम समझे तो इससे एक क्वेश्चन आपका जो है सीटेट में, यूपी टेट में, अन्य तरीके की राज्य स्तर परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जेंडर पर। ये जेंडर जो बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं आपके। देखिए, अगर जेंडर की बात करें, जेंडर मतलब लिंग की बात करें, तो लिंग जो निकलता है बच्चे का, जो हम जो देखते हैं, जो मेल या फीमेल जो बच्चा पैदा होता है वो डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पर। तो आप ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछ रहेगा कि जो है कि जो बच्चे की, जब किसी भी व्यक्ति की संतान पैदा होती है तो संतान किस पे डिपेंड करती है, तो आप ध्यान रखेंगे मेल पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने आपको कहा कि जो अगर मेल और फीमेल की बात करें तो सबसे पहले जेंडर किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है मेल पर। आप याद रखेंगे, सर ने बताया था डिपेंड किस पे करेगा, मेल पर करेगा। चलिए बात, इसके बाद कभी कभी मेल के क्रोमोसोम्स के और फीमेल के पूछ लेगा, तो मेल के तो होते हैं, अगर लड़का पैदा हो रहा है, बॉय पैदा हो रहा है, तो उसके लिए डबल एक्स चाहिए होंगे, एक्स एक्स। ठीक, तो बॉय के लिए आपको ध्यान रखना होगा एक्स, नहीं सॉरी, बॉय के लिए नहीं, गर्ल के लिए चाहिए होगा आपको एक्स एक्स। गर्ल के बारे में आप ध्यान रखेंगे, डबल एक्स हो गया आपका गर्ल का। और अगर बॉय की बात करें तो बॉय में आप बताएंगे एक्स वाई होगा। ठीक, बॉय में होगा एक्स वाई। टोटल कुल मिला के अगर बात करें, ये
23 पेयर्स होती हैं, यानी जो है 23 पेयर होंगी, यानी इसका मतलब 46 होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? 46, या हम इसे बोल सकते हैं 23 पेयर्स होंगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इस चीज को, जिसमें से 23 पेयर्स में से अगर बात करें तो 22 पेयर्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, सभी की सेम होगी। 22 पेयर तो हमेशा सेम होती है। अब जो एक पेयर होगी जिसकी मात्रा एक पेयर की ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहूं अगर एक्स की ज्यादा होगी, जो एक पेयर है वो अगर एक्स है तो गर्ल पैदा हो जाएगी, और एक पेयर अगर वाई है तो लड़का पैदा हो जाएगा आपका। और डिपेंड किस पे करता है? ये करता है मेल पर डिपेंड। ठीक, तो ये वाली पेयर कहाँ मिलेगी आपको? मेल में मिलेगी। अगर मेल के पास ये वाली जो एक पेयर है वो अगर एक्स वाली पेयर ज्यादा है तो लड़की पैदा हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्स तो दोनों में ही है। ये एक्स एक्स का मतलब ये 22 पेयर होना, और 23वीं पेयर जो होगी आपकी ये वाली होगी, या तो एक्स होगी या वाई होगी। अगर आपके पास किसी मेल के पास एक्स वाले जो है क्रोमोसोम ज्यादा है तो लड़की पैदा हो जाएगी, और मैंने कहा अगर वाई की जो है मात्रा ज्यादा है तो आपका बॉय पैदा हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा। हमने देखा होगा, अगर इसी बात को हम और ज्यादा थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें तो सही वास्तविकता ये है कि जो आजकल लोग ना एक तरीके से जो भ्रूण की जांच करवाते हैं, पहले से अल्ट्रासाउंड करवा के हम जांच कर लेते हैं कि लड़की है या लड़का है, तो उसका भी एक कारण रहता है हमारा। हमने अगर जानवरों में भी देखा होगा ना, तो जानवरों में भी हमें देखने को मिलता है कि उनकी भी जो बच्चों की पैदाइश होती है तो पैदावार में ना फीमेल ज्यादा निकलती है। ऐसी मेल में अगर बात करें, हम लोगों की बात करें जो लिविंग थिंग्स में, अगर मैन की बात करें, हम आदमी औरतों में बात करें तो जो है इनके बच्चों में भी संतान की लड़की होने का ज्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है? जो हमने आपसे बात करी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि गर्ल्स और बॉयज की जो पेयर की बात करी, तो इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो एक्स और वाई में अगर बात करें हम, ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से था, तो इसकी ना एक्स में और वाई में अगर बात करें तो एक्स वाले की क्रोमोसोम्स की लंबाई जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है। और इसकी ज्यादा होने की वजह से ना हम देखते हैं जानवरों में भी हो चाहे आपका जो है इंसानों में हो, इसकी लंबाई जो बड़ी होती है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी ज्यादा निकल के आती है एक्स वाले की, इसलिए डबल एक्स मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होने के बाद लड़की के पैदा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जेंडर किस तरीके से बनेगा, तो आप ध्यान रखना, अगर डबल एक्स है आपके अंदर क्रोमोसोम्स डबल एक्स हैं तो गर्ल पैदा होगी, और एक्स और वाई दोनों हैं तो आपके क्या होंगे? बॉय पैदा होगा। जिसमें से 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े का मतलब 46, और 46 में से 22 जोड़े होंगे वो सेम होंगे, और एक जोड़ा डिफरेंट होता है जो मेल या फीमेल को आपका जो है ज्यादा डिपेंड करता है, मेल या फीमेल पर। जिसमें फीमेल अगर पैदा होती है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है पुरुष वर्ग जो था उसके अंदर ये फीमेल के लिए यानी एक्स वाला क्रोमोसोम्स की जो 23वां जोड़ा रहा होगा उसकी पेयर ज्यादा रही होगी, जिसकी वजह से लड़की पैदा हुई। ठीक, और इसमें मैंने आपको बता भी दिया कि जो क्रोमोसोम्स वगैरह होंगे उसमें क्या होंगे, इसकी जो है लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से लड़की होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है, ये बनता है वंशानुक्रम के जनक कौन है। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा। एक तो आपकी क्रोमोसोम्स की संख्या पूछ ही लेगा, वो कितने हैं आप बताएंगे 23 जोड़ी, ठीक है, इसका मतलब 46, और 46 में से कितने समान है? 22 समान है, एक डिफरेंट है, उस डिफरेंट की वजह से ही हमारे लड़का या लड़की पैदा होती है। ठीक, लड़की पैदा होने के भी कारण मैंने बता दिए, लड़की क्यों ज्यादा पैदा होती है, ठीक है, फीमेल्स ज्यादा पैदा क्यों होती है। इसके बाद अगर हमने बात करें वंशानुक्रम के जनक पूछे जाते हैं आपसे, तो वंशानुक्रम के जनक बताएंगे आप डार्विन है। कौन है आपके? डार्विन है। चौथा पॉइंट आप इस तरीके से याद कर लें, अगर आपसे पूछ ले वंशानुक्रम के जनक कौन है, वंशानुक्रम के जनक, आपसे जनक की अगर बात करें तो आप तुरंत बता देंगे इसके जनक हैं आपके डार्विन। कौन है जनक आपके? डार्विन होंगे। आप इस तरीके से बात कर लेंगे। देखिए केवल वंशानुक्रम के ही नहीं पूछेगा, वंशानुक्रम के साथ साथ आपसे और भी बात पूछी जा सकती है। ठीक, अगर हम आपसे बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करी थी, तो मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे गाल्टन है। कौन है? गाल्टन है। ठीक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान, ठीक है, या मनोविज्ञान बोल देता हूँ, मनोविज्ञान के जनक हो गए आपके, मनोविज्ञान के जनक कौन है? गाल्टन है। ये आपसे पूछे जाते हैं, दोनों ही पॉइंट पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान से कर लें, एक नंबर में क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। देखिए आगे समझिए, वंशानुक्रम के कुछ नियम भी होते हैं। मैं आपको दो नियम समझा रहा हूँ, दोनों नियम आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। वंशानुक्रम के अगर नियम की बात करें तो सबसे पहला नियम होता है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम क्या है? जैसे कि हमने कहा एक परिवार में जब संतान पैदा होती है तो सारी संतानें सेम नहीं होती, संतानें अलग होंगी। परिवार में उनकी जो है, जैसे कि मैंने कहा, आवाज अलग हो सकती है, जैसे लड़के की अलग आवाज होगी, लड़कियों की अलग होगी।
एक परिवार में मान लीजिए 3 संतानें हुई और तीनों के तीनों बेटे थे, तो तीनों की आवाज़ बिल्कुल अलग-अलग होगी, तीनों की कद-काठियाँ अलग होंगी, तीनों के बोलने का अंदाज़ अलग होगा, चाल-ढाल अलग होगी, ठीक है? भाई-बहन के रहन-सहन में अलग हो सकते हैं, ठीक है? उनका रंग अलग हो सकता है, मैंने आपको ये बता दिया। सभी चीज़ एक-दूसरे को डिफरेंस बनाती हैं, तो आपसे पूछे वंशानुक्रम के नियम के बारे में, तो पहला नियम हो जाएगा भिन्नता का नियम। ठीक है? भिन्नता के नियम में आप क्या बताएँगे कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, उनके सदस्यों का रहन-सहन हो गया, बोल-चाल हो गया, उनकी आवाज़ हो गई, उनका रंग हो गया, उनकी कद-काठी हो गई, उनकी लंबाइयाँ हो गई, उनके सोच-विचार हो गए, बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। इसे हम भिन्नता का नियम बोलते हैं। ठीक है? तो वंशानुक्रम के नियम में आपने एक बात और पढ़ ली, छठे पॉइंट में हम बात करें, तो आपने पढ़ लिया भिन्नता का नियम। आपसे पूछा जा सकता है भिन्नता के नियम क्या है? तो भिन्नता का नियम आप बता देंगे अब। ठीक? केवल भिन्नता ही डिपेंड नहीं करती, भिन्नता के साथ-साथ इन चीज़ों पे ना ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, उनका कारण क्या है? इनका कारण अगर आपसे पूछे तो आप बताएँगे वंशानुक्रम के जो वाहक होते हैं, वो होते हैं जीन्स। ये जीन्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे माता-पिता में जो जीन्स होंगे, वो बच्चे में जो है 100% दिखाई देने ही हैं। बच्चे में आपको दिखाई देगा कि बच्चा जो है कहीं न कहीं अपने पिता पे या माता के लक्षणों पर चल रहा होगा वो। उनके लक्षण हो सकते हैं, उनका दिखावा हो सकता है, उनके चाल-ढाल हो सकते हैं, उनका बोलचाल हो सकता है, उनके चेहरे की बनावट हो सकती है, कुछ भी माता या पिता से जो है किसी न किसी तरीके से डिपेंड कर रहे होंगे, वो उसके वाहक कहलाते हैं। तब आपसे पूछ ले कि वंशानुक्रम का वाहक क्या है, तो तुरंत बता देंगे जीन्स है। ठीक? तो जीन्स किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने आपसे रंग-रूप बोल दिया, वो क्यों माता या पिता के रंग-रूप पे आप जा सकते हो, तो वो जीन्स के आधार पे जाओगे, उनकी लंबाई पे जा सकते हो, उनकी चौड़ाई पर, चौड़ाई का मतलब कद-काठी हो गई आपकी, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। उनके मानसिक गुण भी आपके अगर बात करें तो जीन्स पे ही बताएँगे आप। अब मानसिक गुण का मतलब क्या हो गया? मानसिक गुण का मतलब ये हो गया जैसे माता-पिता सोचते हैं तो शायद उनके जो संतान होगी, संतानों के अंदर भी उसी तरीके के विचार आना स्वाभाविक है। ठीक? तो ये बात क्या है? तो आपसे वाहक पूछ ले इसके तो वाहक में बता देंगे क्या है? वंशानुक्रम का वाहक कौन है? जीन्स होगा। ठीक? तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 7वाँ पॉइंट में वंशानुक्रम का वाहक कौन है? आप बताएँगे जीन्स होगा। वंशानुक्रम का वाहक कौन-सा होगा? आप बता देंगे जीन्स होंगे इसके। देखिए लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा-सा लेक्चर मैं बड़ा करके बनाऊँगा आज वाले लेक्चर को, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जो पढ़नी है, वो इस लेक्चर में इतनी चीज़ें मैं क्लियर कर जाऊँगा आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि लगभग जो है इनमें से लगभग 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा आज के लेक्चर में से। देखिए दूसरी चीज़ जो है ये डिपेंड जो करते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया भिन्नता का नियम बताया, ऐसी वंशानुक्रम में एक बात और ध्यान रखेंगे, वातावरण पर डिपेंड करता है आपका। वातावरण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो भौतिक वातावरण होता है, एक मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। तो भौतिक वातावरण क्या है? जो आप देख रहे हैं। अब देखने का मतलब बच्चे पे बहुत डिपेंड करता है, जैसे कि वो किताब को पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ते समय उसकी किताब की दूरी कितनी पर है? अपने पास-पास वो देख रहा है, गर्मी तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है। तो ये सारी वातावरण भी जो है किसी न किसी बच्चे के मानसिक विकास पे डिपेंड करेगी आपकी। ठीक? तो वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगा। वातावरण आपसे पूछ ले तो आप 8वां पॉइंट करके बता देंगे कि हमारे सर ने वातावरण के बारे में बताया था। वातावरण, तो वातावरण में अगर बात करें, वातावरण कितने प्रकार का बताया सर ने हमारे? एक तो भौतिक बताया आपका, ठीक? जो जिसे आप देख सकते हो वो भौतिक में बताया सर ने, और एक मानसिक बताया। अब मानसिक की अगर बात करें तो बच्चे के ऊपर ना मानसिक वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते समय अगर मान लीजिए पिताजी आए और पिताजी ने जो है आते ही किसी तरीके से शोर-शराबा करने लगे, मान लीजिए जो है ड्रिंक होता है उसके घर में शराब वगैरह होती है, या उन्हें पीने के बाद गाली-गलौज करने लगे, तो इस तरीके से वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा बच्चे के। बच्चा वो चीज़ को नहीं पढ़ाई कर पाएगा, बच्चे का एकदम जो है मन ढल गया अलग चीज़ में। बच्चे ने देखा कि जो है मेरे आस-पास पढ़ाई का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अपने वो किताबों को तुरंत हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ये सारी बातें उसकी बुद्धि पर बल देंगी। ठीक? तो ये हो जाएँगी मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। भौतिक में मतलब जो है अपने आस-पास की वो लाइट देख रहा होगा, रोशनी देख रहा होगा, उसके अपने आप मन करने लगेगा। अब मैंने आपसे कहा कि जैसे कि स्टडी रूम बनाई जाती है, क्लास बनाई जाती है, उनमें जो है आपके ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखे जाते, बहुत हल्के कलर रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलर जो होंगे वो आपके माइंड पे किसी न किसी तरीके से वो भी प्रभाव डाल रहे होंगे। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो अधिकांश आज देख रहे हैं एक तरीके का व्यवसाय खुलता जा रहा है, लाइब्रेरी। हर एक शहर में ना एक कॉमन चीज़ बनती चली आ रही है, लाइब्रेरी 1 या 2 लाइब्रेरी होना तो जो है स्वाभाविक हो गई है सभी शहरों में। अब वहाँ पे क्या होता है, बच्चे के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, शांत वाला माहौल बनाया जाता है कि बच्चा अपने आप में जो है पढ़ाई करता रहे। रोशनी उसे जो है बहुत अच्छी दी जाती है, उसके साथ-साथ उसे मैं कहा कि एक तरीके का जो है गर्मी-सर्दी से भी बचाया जाता है। अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसे इतना कवर कर दिया जाएगा कि बच्चे को जो है सर्दी महसूस ना हो वहाँ पर। गर्मी चल रही होगी तो एसी वगैरह का बंदोबस्त कर दिया गया है कि वहाँ पे उसे जो है किसी तरीके से गर्मी का जो है महसूस ना हो।
तो भौतिक वातावरण भी बनाया उन्होंने, साथ में मानसिक वातावरण भी बनाया। मानसिक कैसे बनाया? वहाँ पे शांति की व्यवस्था बनाकर लेके आए। वो सब चीज़ों को छोड़कर लेके आए। वहाँ पे अगर अंदर किसी को लाइब्रेरी दिखाने भी लेकर आएँगे ना, तब भी उससे कह देंगे बिल्कुल शांत रहना है, बोलना नहीं है। और वहाँ पे जाके वो किसी को ये तक भनक नहीं होने देंगे कि पीछे कोई व्यक्ति आया और आने के बाद वो देखकर चला भी गया। तो इस तरीके से आपके भौतिक वातावरण और मानसिक वातावरण दोनों ही प्रभावी होंगे। ठीक है? किसी तरीके से आपको प्रेशर इन बातों का नहीं रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक क्वेश्चन और पूछेगा, लीजिए मैं आपको इसी में एक पॉइंट पे बना दे रहा हूँ वातावरण में। क्वेश्चन जो पूछता है कि घर का वातावरण बच्चे की मानसिक बुद्धि पर कितने प्रतिशत जो है प्रभाव डालता है? आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे कि घर का वातावरण बुद्धि को 25% तक प्रभावित करेगा। कितने प्रतिशत तक करेगा? तो घर का वातावरण, अगर मैंने कहा तो घर का वातावरण कितना प्रभावित करता है बच्चे को? 25% करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप तैयार कर लेंगे। घर का वातावरण कितने परसेंट करेगा बच्चों को प्रभावित? 25% तक प्रभावित करेगा। मैंने जैसे कि कहा कि भाई शोर हो रहा हो, गाली गलौज हो रही हो, ठीक? जैसे कि आपसे मैंने कहा एक और एग्जांपल से अगर हम समझें इस बात को कि आजकल क्या करना है ना, बच्चों को ना माता-पिता भी एक तरीके से क्या करते हैं, सभी के रूम अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। पहले क्या हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक ही रूम हुआ करता था, उसमें माता-पिता भी रहा करते थे, हम लोग भी रहा करते थे और उसी में अगर हम बात करें तो कहीं-कहीं हमने देखा है ऐसे भी परिवार हुआ करते थे, उसी कमरे में उनका जो है किचन का सामान भी रखा हुआ होता था, खाना भी वहीं बन रहा होता था, बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हुआ करते थे। मगर वो वातावरण इस तरीके से बना के लेके आया करते थे कि सारे का सारा पूरा परिवार पढ़ जाता था। बहुत बड़े-बड़े अधिकारी, अफ़सर बन के तैयार होते थे बच्चे वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का ना परिवार ने वातावरण बना रखा होगा, अगर पढ़ रहे हैं तो सभी पढ़ रहे हैं एक साथ, यानी पढ़ने हैं तो इसका मतलब शांति हो गई और जैसे ही शांति हो गई तो शांति का माहौल उन्होंने बनाया और बनाने के बाद पढ़ने स्टार्ट कर दिया। खेल रहे हैं तो सभी एक साथ खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं तो सभी एक साथ कर रहे हैं, ठीक है? टीवी देख रहे हैं तो सब एक साथ टीवी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक जना पढ़ रहा है उसी के बराबर में जो है टीवी चल रहा है। पहले माता-पिता क्या करते थे, नहीं वो पढ़ रहा है कि मुझे दूसरे कमरे तक भी अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ तक भी मुझे आवाज़ नहीं जाने देनी है। ठीक है, टीवी हो गया। खाना अगर बच्चा खा रहा है तो उन्होंने देखा कि जो है कि मैं अगर खाना खा रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो मुझे जो है वहाँ से खाना हट के खाना होगा कि किसी तरीके से उसका दिमाग मेरे खाना खाने पर डिपेंड ना आ जाए। थोड़ा-सा भी ध्यान हटना नहीं चाहिए। और आज क्या होता है, भई हम किताब पढ़ रहे होते हैं, वहीं मोबाइल चल रहा होता है, वहीं टीवी चल रहा होता है और इस तरीके से ये क्या हो रहे हैं, घर का वातावरण भी हमें कहीं न कहीं बच्चे को प्रभावित कर रहा है। मैंने कई बार बच्चों से जब पढ़ाते समय हमने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दिया होगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने अगर पढ़ रहे हैं तो आपके धीरे-धीरे आपको देखते-देखते दूसरा बच्चा भी आपके संग साथ का छोटा भाई-बहन भी आपके साथ पढ़ने बैठ ही जाएगा। अगर आप भी पूरे दिन खेलते हैं, आप भी पूरे दिन मोबाइल चलाते हैं, आप ही झगड़ालू वाली आदतें रखते हैं, तो आप उम्मीद ना लगाएँ कि आपसे छोटी वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आपके जो छोटे बहन-भाई हैं, वो एक पढ़ाई के एटमॉस्फेयर में चलना स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण भी क्लियर हो गया होगा, भौतिक वातावरण भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो एक जो है आपके बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे जिनका नाम था वर्ड्सवर्थ, ठीक? उसके बारे में बहुत पूछा जाता है, तो वर्ड्सवर्थ ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया गोभी और टमाटर का नियम दिया। गोभी और टमाटर पे नियम चलाया, तो आप ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं कि बुद्धि के ऊपर गोभी और टमाटर पर नियम किसने दिया है? तो आप बता देंगे वर्ड्सवर्थ ने दिया है। किसने दिया है? वर्ड्सवर्थ ने दिया है। तो 10वां पॉइंट हमने याद कर लिया, वर्ड्सवर्थ का नियम पढ़ा, वर्ड्सवर्थ। अब ये क्या था? अभी हम वो जो बात कर रहे हैं ना वही बात इन्होंने भी बताई। वर्ड्सवर्थ ने बताई गोभी और टमाटर का। इन्होंने कहा कि अगर पास-पास ना आप गोभी के बीज और टमाटर के बीज डाल दो, तो वहाँ से टमाटर ही पैदा होगा, टमाटर के बीज से टमाटर ही निकलेगा और गोभी के बीज से गोभी ही निकलेगा। ठीक है? उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वर्ड्सवर्थ ने ये कहा। बट इनके नियम को भी काटा। इनके नियम को भी वॉटसन ने काटा। वॉटसन ने कहा कि आप मुझे कैसा भी बच्चा दे दो, मैं उसे जो है अलग प्रवृत्ति का बना सकता हूँ। आप मुझे मूर्ख बच्चा दे दो, मैं उसे जो है बहुत बड़ा होशियार बना सकता हूँ। और आप मुझे बहुत बड़े होशियार माता-पिता का बच्चा लाके दे दो, मैं उसे भी मूर्ख बना सकता हूँ। तो इन्होंने ये कहा कि इसका मतलब वातावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, गोभी के बीज से गोभी ही निकलनी है, टमाटर के बीज से टमाटर ही निकलनी है। ठीक है? तो दोनों के नियम एक दूसरे को काट रहे थे, बट बाद में जाके वॉटसन का नियम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुआ और वर्ड्सवर्थ ने भी इस बात को माना कि वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव बनेगा। इसलिए जो नियम बना हमारा, तो वर्ड्सवर्थ का ही कहना है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, मल्टीप्लिकेशन है, ना कि जोड़। तो आपसे पूछेगा कि किसके अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण जो है एक दूसरे का योग नहीं है, तो आप बताएंगे वर्ड्सवर्थ के अनुसार। और उससे आपसे ये भी कहेगा कि किसके अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे की मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, इनटू है, तो वो किसके अनुसार है? तो आप तुरंत बता देंगे वर्ड्सवर्थ के अनुसार है। ठीक है? वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का जो है मल्टीप्लिकेशन है,
ना कि योग है। ठीक है, तो इन्हीं के अनुसार हम बता देते हैं 11वें पॉइंट में। आप ऐसा के ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पीछे ये समझाया भी था, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का क्या है, वातावरण एक दूसरे का प्रोडक्ट है, ना कि योग है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, वर्ड्सवर्थ के बारे में गोभी और टमाटर पे जो एग्जांपल दिया है, ये बात भी आपको याद हो गई होगी। आगे की बात करते हैं। देखिए, आगे की बात करें अगर हम, तो बाल अध्ययन की विधियां पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बाल अध्ययन की विधियां क्या है? देखिए, बच्चे को पहचानना। ठीक, आजकल ना जैसे कि इस समय ये भी जो मेरी क्लास चल रही है, सबसे पहले मैं आपका हेडिंग डाल दूं, ये आपका नया हेडिंग जो चलेगा वो चलेगा बाल अध्ययन की विधियां। ये बहुत पूछी जाती है पेपर में, क्योंकि 15 नंबर के तो हर पोर्शन में आपको यही चीज आनी है कि आप बच्चे को किस प्रकार समझ पा रहे हैं। बाल अध्ययन की विधियां क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए, इस समय आप सब ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, तो ऑनलाइन सुन रहे हैं तो आपका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन सुन रहे हैं तो आप मुझे लेट कर सुन रहे हैं क्या, आप बैठ कर सुन रहे हैं? आप ऐसा तो नहीं है कहीं खड़े हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, खाते हुए सुन रहे हैं मुझे? ठीक, कहीं ऐसा तो नहीं आप जो है पढ़ाई के माध्यम से नहीं सुन रहे हैं, केवल जो है आपका समय काटने के लिए मुझे आप सुन रहे हो? ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे कि हमें क्लास का एटमॉस्फेयर होना पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लास का एटमॉस्फेयर होने का मतलब ये है कि जब बच्चा आता है तो एकदम टीचर देख लेता है कि आज बच्चा लेट आया है, तो वो उस बात को कहेगा कि बेटा आप लेट हो गए, आपकी पढ़ाई छूट रही है। ठीक, तो बच्चे को आगे से ध्यान हुआ कि कल मुझे जो है समय से आना है। और यहाँ पर क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास में क्या हुआ कि आपने क्या करा कि जो है ऑनलाइन क्लासेस अगर लाइव क्लास चल रही होती है तो आप 15 मिनट लेट भी आते तो वो आपका छूट चुका होता लाइव क्लास में। मैं आपसे कहने के लिए जिम्मेदारी नहीं हूँ, जब मैंने आपसे कहा ही नहीं होगा कि आप मुझसे 15 मिनट जो है लेट जुड़े हैं, तो फिर क्या होगा, आप कल को 15 मिनट से ज्यादा भी लेट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप 15 मिनट से पहले आ जाएं, बट आपकी धीरे धीरे वो आदत बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप क्या पता बैठ के जब पढ़ रहे हो तो आपने कमर को सटा रखा है, आराम से आराम ले रहे हैं, तो वहां पे अगर क्लास में आप मेरे सामने बैठे हुए होते तो मैं आपको ये कह देता कि आप इस माध्यम में बैठेंगे तो क्या होगा, आपको दिक्कतें आएंगी पढ़ाई है। आपने क्या करा, अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियों में स्टार्ट होने के बाद रजाई में आपने आपको आपने कवर कर लिया है। धीरे धीरे आपने क्या करा, रजाई में अभी पैर रखे थे, पैर रखने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी गर्माई मिलना स्टार्ट हुई, और थोड़ा सा और ऊपर कर ली रजाई, और ऊपर करी और ऊपर करी, और ऊपर करते करते क्या हुआ, आपने पूरे गर्दन तक अपने आप को रजाई में कवर कर लिया, कवर करने के बाद मोबाइल उसके ऊपर रख लिया और आप तब पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या करा आपने, कहा बोले यार मुंह को ठंड लग रही है और शरीर तो मेरा बहुत अच्छा जो है गर्माई में हो गया, और उसके बाद तुमने क्या करा, मुंह को भी कवर कर लिया, मोबाइल उसके अंदर रख लिया, और धीरे धीरे जैसे ही आपका फेस भी गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद आपको क्या करा, धीरे धीरे नींद आने लगी, और नींद आने के बाद क्या होगा, आप सो जाओगे, और सोने के बाद क्या होगा, पढ़ाई फिर से शुरू होगी दोबारा से। जिस चीज को आप जो है अभी 1 घंटे तक सुनने वाले थे वो 1 घंटे नहीं सुन पाए, आप कितने समय तक सुन पाए, वहां से 15 मिनट आपने मेरी बातों को सुनना पसंद किया। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, कि क्लास में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। हम क्लास में बच्चे को जब देखते हैं तो बच्चे का चेहरा देखने के बाद पहचान जाते हैं कि बच्चा हमारी बात में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो सो रहा है बच्चा, तो सोते समय हल्का सा हमने बच्चे से चुटकी ले ली, चुटकी लेने का मतलब थोड़ा सा बच्चे के साथ में हंसी मजाक कर ली, बच्चे का जो है एकदम जो है ध्यान वहां से हटा, और हटने के बाद दोबारा से हमारे ऊपर केंद्रित हो गया। ठीक, बच्चे को ऐसे एग्जाम्पल दे दिया हमने, बच्चे को एग्जाम्पल से लगा, अरे मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो अचानक जो है उसकी बात सुन के जो सोने लगा था, और अब मुझे सर की बात सुननी है, और मुझे ये लेक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बच्चा सो रहा था, बच्चे से सोते समय आपने कह दिया। अब जब मैं आगे आपको एक लाइन बताने वाला हूँ, वो लाइन ने ये समझ लीजिए एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो बच्चे के एकदम दिमाग खुल गया, अरे मैं सो क्यों रहा था, है ना। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इन चीजों से हमें बचना है, और बचने के साथ सबसे पहले अगर बात ध्यान रखें तो बाल अध्ययन की जो विधियां है, तो उस विधि में हमने ये सारे एग्जाम्पल जो समझे, वो एग्जाम्पल किसके थे, ऑब्जर्वेशन के थे, कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, कि अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपका सही से काम नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी इन सभी एग्जाम्पलों से। ठीक, देखिए आगे की बात करें। देखिए, एक व्यक्ति थे हर्मन रोरशाह, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है बाल अध्ययन की विधि में। ये सोच लीजिए एग्जाम में 3-4 विधियां बताने वाला हूं मैं आपको, इन 3 या 4 में से कोई सा एक आप गैस पेपर उठा के देख ले, उनमें आपको एक ना एक विधि जरूर मिल जाएगी। हर्मन रोरशाह थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये सोचा कि जो व्यक्ति के मन में जो मनोवैज्ञानिक परेशानियां चल रही होती हैं, जो बुद्धि में चल रही थी, उन्हें किसी न किसी एक तरीके से बाहर निकाला जाए। वो किस तरीके से निकाला जाए, तो हरमन रोशा ने ना एक टेस्ट किया। तो आपसे हरमन रोशा टेस्ट पूछेगा वो क्या है, ठीक है। तो उस टेस्ट का नाम था इंक ब्लॉट टेस्ट। किन में लिया था, हरमन रोशा टेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बात करी, हरमन रोशा
टेस्ट। ठीक है, अब ये टेस्ट क्या था, इससे क्वेश्चन बनते हैं, कहानी के जरिए से समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। कौन सा टेस्ट था? इंक पे टेस्ट करा इन्होंने। इंक कौन सी ली? इंक वही ली जो आपके पेन वगैरह यूज करते हैं, पेन की ही ना कुछ ड्रॉपों का इन्होंने जो है टेस्ट लिया होगा, इंक ब्लॉट टेस्ट बोला उसे। देखिए क्या बोला टेस्ट को, इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें क्या करा उन्होंने, मान लीजिए ये पेपर ले लिया, एक पेपर ये ले लिया, एक पेपर ये ले लिया। इस पेपर पे ना एक बूंद यहाँ गिरा दी, एक बूंद यहाँ गिरा दी, एक ये गिराई, एक ये गिराई, एक ये गिराई, एक ये गिराई, सेम इसी प्रकार यहाँ गिरा दी। ठीक, ये बूंदे गिरा दी और इन कागजों को ना आपस में मिक्सअप करा या हिलाया, हिलाने के बाद क्या हुआ, ये इस तरीके से ना ये मिक्सअप करने लगी है, एक दूसरे से छू गई होंगी ये किसी ना किसी तरीके से, है ना। मैंने कहा मान लीजिए एक बूंद आपकी अलग मैंने ये कर दी, इस तरीके से रहा होगा, ये बूंदे आपस में ना किसी चीज से मिल गई होंगी, आपस में बहने लगी होंगी, बहते बहते मिल गई होंगी। अब इन्होंने इनका ना इन दोनों पेपरों को डिप्रेशन वाले बच्चों पर यूज किया, जो बच्चे बहुत मानसिक रूप से जो है परेशान हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, यही बच्चे जो है किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए हार्मफुल बनते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जिन बच्चों पे ज्यादा अधिकांश डिप्रेशन था, तो डिप्रेशन वाले बच्चों पे इन्होंने इन चीजों को यूज करना स्टार्ट किया। कैसे यूज किया आप समझेंगे ध्यान से। इन्होंने 5 तो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर ले लिए और 5 ले लिए कलर पेपर। 5 ब्लैक एंड व्हाइट पेपर ले लिए, आप ध्यान रखेंगे कितने ब्लैक एंड व्हाइट यूज करें, 5 ब्लैक एंड व्हाइट पेपर का यूज किया है और 5 कलरफुल पेपर का यूज किया है, कलरफुल पेपर लिए हैं। चलिए ठीक है, कलरफुल पेपर भी ले लिए। अब आगे क्या हुआ, अब इन्होंने क्या करा, ये इस एक्सपेरिमेंट में ना हर एक तरीके से जो मानसिक रूप से जो परेशान थे उन्हें पेपर ये दिखाए गए। अब उन लोगों को दिखाया गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक बूढ़ी महिला को दिखाया। अब बूढ़ी महिला को जब दिखाया तो बूढ़ी महिला जब इस चीज को देख रही है, तो देखने के बाद उससे कहा गया कि आप माता जी इसे देखिए और देखने के बाद बताइए पेपर में जो हमने बनाई है आकृति, ये आकृति क्या शो आउट करना चाह रही है। तो वो कहेंगे कि जो है वो शो आउट ये करने चाह रही है कि जो एक परिवार है, इस परिवार में कुछ लोग हैं, इसमें से एक सदस्य बिल्कुल अलग बैठा है, इससे कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बूढ़ी महिला के दिमाग में कौन सी बातें घूमती रहती होंगी, परिवार की बातें घूमती रहती होंगी, और उसने उस परिवार के अकॉर्डिंग ही अपने दिमाग की जो बातें बन रही थी उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एक नई कहानी इस पेपर पे जो बन रही थी वो सुनाना पसंद करी। उसे वैसा ही दिखाई दे रहा होगा। कोई बच्चा बहुत ज्यादा हंसमुसाज था तो उसने कहा ये सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, चीजों की शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हरमन रोशा ने जो एक टेस्ट लिया, हरमन रोशा ने उन मानसिक बच्चे जो थे, बीमार बच्चे मानसिक रूप से, उन पर एक टेस्ट करा और टेस्ट करने में उन्होंने एक पेपर लिया, पेपर पर इंक की कुछ बूंदें डाल दी, बूंदों को क्या करा एक दूसरे से इस तरीके से पेपर को आपस में मिलाने के बाद कोई आकृति बनी होगी, उस आकृति को मानसिक रोगी जो बच्चे बीमार होंगे या कोई भी व्यक्ति होगा उन्हें दिया गया होगा। उन व्यक्तियों ने अपने अपने दिमाग में जिस प्रकार उनकी एक मानसिक प्रॉब्लम चल रही होगी उस प्रॉब्लम के जरिए से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताना स्टार्ट करा होगा। उससे हमने आइडिया लगा दिया कि ये बच्चा किस तरीके की परेशानी से ग्रसित होगा और किस तरीके की बातों में घूम रहा है, वही कहानी उसने बनाना स्टार्ट किया होगा। ठीक इसी प्रकार से एक टेस्ट और होता है, उसका नाम होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब की बात करें, हमने पीछे लेक्चर में बताया है आपको, ये एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। प्रोजेक्टिव टेस्ट ये क्या है, आपको याद आ जाएगा, जो बच्चे पीछे हमारी क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को याद आ जाएगा कि सर ने प्रोजेक्टिव टेस्ट को समझाया था। कोई भी व्यक्ति ना अपनी गलती स्वयं कभी नहीं मानता, कभी नहीं मानेगा अपनी गलती को, इंसान कभी नहीं मानेगा कि जो है मैंने गलती करी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके हाथ में एक गिलास है और गिलास गिर के आपसे टूट गया, तो आप ये नहीं कहोगे कि जो है कि मैंने गिलास तोड़ दिया, आप तो कहो गिलास टूट गया। अब गिलास टूट गया तो इसका मतलब आपने अपनी गलती को नहीं स्वीकारा कि मैंने गलती करी है। गिलास टूट गया इसका मतलब अपने आप गिरा और टूट गया, कोई भी कारण हो सकता है, हवा से गिरा, कैसे गिरा, गिलास टूट गया। ये गिलास टूटा हुआ था तो आपने कह दिया गिलास टूट गया। ठीक, आपने ये कौन सी कहा कि मैंने गिलास तोड़ दिया। ठीक, अभी कोई और व्यक्ति तोड़ देता आपके सामने तो तुरंत कहते थे उसने गिलास तोड़ दिया, बट अपने ऊपर आप कभी नहीं लेंगे। आप लोग हैं एज ए स्टूडेंट, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सभी ने ये लाइन जरूर बोली होगी, जब एग्जाम देकर आते हैं और आपकी एग्जाम की तैयारी सही नहीं थी और एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप तुरंत कह देंगे पेपर टफ था। आपने ऊपर नहीं लिया आपने कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, आपने तो बोल दिया पेपर टफ था। आपने ये कहा कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इस वजह से मुझे पेपर टफ लगा, पेपर टफ था। ठीक, आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो टीचर ने पेपर अच्छा नहीं बनाया, पता नहीं मैडम ने पेपर कैसे बना दिया, उन्हें पेपर ही बनाना नहीं आता है। तो इससे क्या मतलब, वो आपने अपने ऊपर नहीं लिया, एक टीचर के ऊपर ले दिया जिसने जो है पेपर बनाया, आपने उस पर ही बना दिया कि वो उससे पेपर बनाना नहीं आता, हम तो बहुत अच्छा कर सकते थे पेपर।
तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट को इस तरीके से भी बच्चों को परेशानी में डाल के हम पहचान सकते हैं कि बच्चा किस तरीके के अपने दिमाग में मेंटेलिटी रखता होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आज के दौर में हमें कहाँ से आ रही हैं? देखिए, हम अलग अलग रह रहे हैं और अलग अलग रहने की वजह से ना हम अपने अंदर की फीलिंग्स को दूसरे के सामने शेयर नहीं कर पाते। एक मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है जिसमें हम हमेशा खोए रहते हैं। अपनी परेशानियों को हम जो है मोबाइल पे तो हल ढूंढना की पसंद कर लेंगे कि यूट्यूब पे देख लो, इस पर देख लो, मगर किसी के साथ में शेयर करके नहीं कर पाएंगे। महिलाएं आजकल जो है, भारत में पहले इतने डिप्रेशन में नहीं हुआ करते थे, ठीक, आजकल भारत में डिप्रेशन में क्यों हो रहे हैं, वो यही कारण है एक मोबाइल का। महिलाओं की भी बात करें तो पहले महिलाएं ना एक दूसरी महिलाओं के पास जब बैठा करती थी तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करती थी, मेरे साथ में ये परेशानी हो रही है, मेरे हस्बैंड के साथ में ये दिक्कत हो रही है, तो वहां पे ना कुछ ना कुछ एक तरीके से सीखा करती थी। और आज क्या हुआ, ये अपनी परेशानियों को मतलब जो है इन्होंने शेयर करना बंद कर दिया और एंड में जाके वो परेशानी कितनी हार्मफुल हो जाती है, वो ले जाती है आपको कोर्ट कचहरी तक और परिवार जाके क्या हो जाते हैं, विच्छेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। आप अपनी परेशानी को या अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में आपको साझा करना बहुत जरूरी है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक मैं समझता हूं आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट भी क्लियर हो गया होगा कि क्या है प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसके बाद अगले की बात करें तो एक होता है TAT। एक टेस्ट है आपका, ये पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाएगा TAT। तो इसका मतलब होता है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब ये क्या होता है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? ये बड़े लोगों पर किया जाता है। टैट, TAT टैट बोल रहा हूं मैं, TET टैट नहीं बोला। TET टैट तो टीचर्स के लिए है और टैट की ये वाली की बात करें TAT, ये सभी लोगों के लिए है जो मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान है। क्या है फुल फॉर्म है इसकी? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये क्या है ध्यान से समझ लेना, ये टेस्ट बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आप ही के लिए। चौथा हमने बताया TAT टैट बताया, थेमेटिक एस्पिरेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए समझिए ध्यान से सॉरी, ये क्या होता है, ये बड़े लोगों के मन की परेशानी को जानने के लिए किया जाता है। बड़े लोगों के मन में क्या परेशानी चल रही है, वो परेशानी वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, बट उनकी उन परेशानियों को कैसे बाहर निकाला जाए, ये उस तरीके का टेस्ट है। उनसे कहा जाता है कहानी लिखने के लिए, एक तरीके से कहानी, उनके मन के अंदर की जो कहानी चल रही होती है ना, वो बाहर कैसे निकाली जाए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जो TAT टैट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये किसने दिया? तो आपसे अगर ये पूछ रहे तो आप बताएंगे ये दिया था मर्रे एवं मॉर्गन ने। किसने दिया था? ये मर्रे एवं मॉर्गन ने दिया था। आप ऐसे करके याद कर लेंगे, मर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा दिया गया था ये टेस्ट। पहली बात, मर्रे एवं मॉर्गन ने ये वाला टेस्ट दिया होगा जिसका नाम हमने कौन सा बोला? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में हमने बात करी। इसमें क्या होता है देखिए, बात करें, इसमें इन्होंने क्या करा, 31 कार्ड ले लिए, 31 कार्ड्स लिए। कितने कार्ड्स लिए? 31 कार्ड्स लिए। देखिए मैं आपको एक तरीके से थोड़ा सा समझा दूं, इसमें 31 कार्ड्स लिए उन्होंने, 31 कार्ड्स लिए, जिसमें से 30 कार्ड्स और ये एक कार्ड, ये वाला जो कार्ड रखा, एक कार्ड जो रखा वो ब्लैंक रखा, बिल्कुल खाली। और ये 30 कार्ड जो लिए, इन्हें 10-10 कार्डों में डिवाइड कर दिया। 10 कार्ड पर ऐसी पिक्चर छापी जो मेल के रिकॉर्डिंग हो वो, और 10 पर फीमेल के अकॉर्डिंग छापी और 10 पर कॉमन छाप दी। ठीक है, समझ जाना ध्यान से। 10 फीमेल के अकॉर्डिंग कार्ड बनाए गए, 10 आपके मेल के अकॉर्डिंग बनाए गए और 10 जो है कॉमन छापे गए। ठीक, अब इनमें किया क्या गया होगा देखिए समझिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल कोई मेल पर्सन है, उसके अंदर की परेशानी को बाहर निकालनी है, तो 10 मेल कार्ड तो उसे दिए गए और 10 के साथ में 10 कॉमन कार्ड दे दिए गए, फीमेल वाले कार्ड नहीं दिए गए उसे। और अगर फीमेल वाले से निकालना होता तो क्या होता, 10 फीमेल कार्ड और 10 कॉमन कार्ड। कॉमन कार्ड तो दोनों को देने ही है, तो टोटल 20 कार्ड पहुंचने हैं एक मेल पर। ठीक है, तो आपसे मैंने क्या कहा, 10 और 10 20 कार्ड आपको देने हैं और हर एक कार्ड पर 10 लाइनें हुआ करती थी, तो 20 × 10, इसका मतलब जब किसी व्यक्ति को 20 कार्ड मिले और हर कार्ड पर 10 लाइनें हैं तो उसे 200 लाइन्स आ गई उसके सामने। अब जब वो 200 लाइन पढ़ेगा तो ऐसा नहीं है इन 200 लाइन में से कोई भी लाइन उसके मन के अंदर वाली कहानी पे जाके किसी ना किसी तरीके से बार ना कर रही हो। ये सारे के सारे जो कार्ड हुआ करते थे दैनिक जीवन पर आधारित कार्ड हुआ करते थे, कि जो वो व्यक्ति हो या फीमेल हो या मेल हो, वो दैनिक जीवन में किन किन घटनाओं से होकर गुजरता है, ये वो कार्ड हुआ करते थे और उन हर कार्ड पे 10 लाइनें हुआ करती थी। तो दैनिक जीवन की कोई ना कोई घटना तो उसकी जो है वहां पे आधारित होगी। तो इस तरीके से उसे जो 200 लाइन जब मिल जाया करती होंगी तो ये एक ब्लैंक कार्ड दिया जाता था उसे
और उससे कहा जाता था कि अपने अंदर की बात को जो भी आपने इन कार्डों से सीखा वो इस ब्लैंक कार्ड पर आप जो है अपना रिप्रेजेंट करें, उस पर लिखें या चित्र बनाएं, कुछ भी करना स्टार्ट करें। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, अपने वाली जो घटनाएं उसके सामने आई होंगी, वो घटनाएं देखकर वो तुरंत जो है वो उन चीजों को लिखना स्टार्ट कर देगा, उन्हें वो डिफाइन करना स्टार्ट कर देगा, बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देगा। तब हम एकदम तेजी से पकड़ जाएंगे कि इसे ये वाली प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हर कार्ड पर 10 लाइनें हैं, 200 लाइन हो गई, और उसके जीवन पर आधारित जैसी कोई लाइन आएगी तो वैसे ही वो एक तरीके से भावपूर्ण हो जाएगा। आपने देखा होगा शायद, जैसे कि कभी कभी हम पिक्चर देख रहे होते हैं, फिल्म देखते समय हमारी आंखें भर आती हैं। तो हमारी आंखें क्यों भर आती हैं? क्यों? कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी को हम उससे जोड़ लेते हैं, तो हम तभी तो रो बैठते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूं यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। एक दो तरीके के परीक्षण के बारे में और तेजी से समझेंगे और लेक्चर को यहीं पे विराम देंगे। एक टेस्ट होता है बच्चों के लिए, उसे बोलते हैं कैट, CAT, कैट, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। ये 3 से 11 साल के बच्चों पर लिया जाता है। CAT की बारे में बात करी, ठीक है, कई तरीके के टेस्ट की बात कर ली। CAT, ठीक है, ये 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों पर लिया जाता है। इन बच्चों को जो लिया जाएगा उन्हें भी कार्ड दिए जाते हैं, बस उन्हें इस तरीके के कार्ड नहीं दिए जाएंगे 3 से 11 में। अब अगर इसमें बात पूछ ले आपसे ये कितने दिया, तो आप बताएंगे लियोपोल्ड बैलेक ने दिया है इसे। कितने दिया है? लियोपोल्ड बैलेक, ठीक, लियोपोल्ड, ठीक है, लियोपोल्ड, ठीक है। बैलेक की बात करें, ये बैलेक हो गए आपके, बैलेक, ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। किसने दिया? लियोपोल्ड बैलेक ने दिया है। और बैलेक के बारे में हमने आपको बात कर ली, चर्चा कर ली लियोपोल्ड बैलेक के बारे में, ठीक, इन्होंने दिया होगा। अब ये कैसे था? ये इससे बड़ा वाला तो क्या था, बड़े बच्चों पे दिया गया था, ये छोटे बच्चों पे दिया था। इसमें 10 कार्ड दिए गए हैं, ध्यान रखना कितने कार्ड है, 10 कार्ड दिए गए, और सभी पर कोई ना कोई कहानी होगी, कोई ना कोई पिक्चर होगी, और इन पिक्चरों को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? इन पिक्चर पे जो कार्ड जो दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना 10 कार्ड दिए गए हैं, 10 कार्ड्स थे, और हर कार्ड पे किन पे क्या बनाए गए? जानवरों की पिक्चर अंकित की गई है, जानवरों की पिक्चर अंकित की गई है। सेम उसी तरीके से बच्चा जानवर दिखेगा, क्योंकि छोटे बच्चा होता है तो तुमने देखा होगा मोगली हो गया, मिक्की माउस हो गया, तरह तरह की स्टोरियां पहले हम लोग देखा करते थे, और उससे प्रभावित होकर कुछ ना कुछ बच्चा वो लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब जो क्वेश्चन बनता है आपने ये बनता है, ये टैट और कैट दोनों तरीके के जो परीक्षण हमने बताए, वो भारत में किसी एक ने ना उन दोनों ही परीक्षणों का उपयोग किया है। ये क्योंकि अभी तक ये विदेशी टेस्ट है आपके, तो किसने किया है आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में उमा चौधरी जी ने जो है टैट और कैट दोनों ही तरह के परीक्षणों का उपयोग किया है। किसने किया है भारत में? उमा चौधरी। छठा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आपने सर ने हमें उमा चौधरी का नाम बताया, और उमा चौधरी कौन है? भारतीय हैं जिन्होंने इन दोनों ही टेस्टों का परीक्षण किया है। 6 पॉइंट आपको ये वाले भी आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़े। इसी प्रकार हमने एक टेस्ट और हुआ करता था जो आक्रामक बच्चों की स्थिति जानने के लिए किया जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं है मनोवैज्ञानिक रूप से कोई इतना खतरनाक हो जाए कि बहुत बड़ा जो है किसी भी तरीके से कोई आक्रमण करने वाला हो, आक्रमण करने के साथ अपने आप के लिए भी कठिनाई हो जाए, तो उसे बोला करते थे हम PF स्टडी टेस्ट, ठीक है। तो PF स्टडी टेस्ट दिया है रोजेनबार्ग ने। किसने दिया है? PF स्टडी टेस्ट की बात करें, PF स्टडी की बात की जा सकती है, स्टडी टेस्ट की बात करें अगर आप, तो आपसे पूछ लेगा कि PF स्टडी टेस्ट किसने दिया है, तो आप बता देंगे रोजेनबार्ग ने इसको टेस्ट, ये वाला टेस्ट दिया होगा रोजेनबार्ग। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। और देख लें एक दो टेस्ट में हमने क्या समझा। अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, ये तो आक्रामक स्थिति वालों के लिए टेस्ट दिया गया होगा। कभी कभी क्या हुआ कि लोगों को ना पेपर दे दिएगा, पेपर देने के बाद कहा कि चलिए एक काम कीजिए कि आप जो है अपने मन में जो भी किसी की एक आकृति बन रही हो, छवि बन रही हो, वो बना के दिखाइए। तो कभी ना कभी कोई व्यक्ति क्या होता है, डरा डरा होता है किसी न एक व्यक्ति से, तो उसका चेहरा बार बार उसकी आंखों में घूम रहा होता है। तो ड्रॉ ए मैन परीक्षण भी किया गया है, ठीक है। तो ड्रॉ ए मैन परीक्षण किसने किया है, तो आप बताएंगे गुड एनफ ने दिया था। किसने दिया था? गुड एनफ करेंगे ड्रॉ ए मैन परीक्षण, ठीक। ड्रॉ ए मैन परीक्षण का कारण मैंने आपको समझा दिया है, ड्रॉ ए मैन परीक्षण, ठीक है। इसका कारण बताया हमने क्या है, ठीक। किसने दिया है? गुड एनफ ने दिया है। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसका कारण आपको मैं बता चुका कि कभी कभी इंसान इतना किसी चीज से जो है बहुत ज्यादा होपलेस हो रहा होता है, उसकी चित्र दिमाग में बार बार घूमता रहता है, तो वही चित्र वो एकदम तेजी से बना के दे देगा। एक और होता है, आपसे पूछा जाता है HSPQ।
HSPQ क्या है? तो हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन टेस्ट होता है। ये कैटल ने दिया था। जो छोटे बच्चे हाई स्कूल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन से एक पैटर्न से पेपर बना दिया जाता है और उन पैटर्नों के आधार पर कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं बच्चे की माइंड स्थिति को जानने के लिए और उस पर बच्चा टेस्टों पर क्वेश्चन पर टिक लगाता रहता है अपनी मेंटेलिटी के अनुसार और उससे भापा जा सकता है कि बच्चे का IQ किस दिशा में की ओर जा रहा है, जिसे हम बोलते थे HSPQ, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन करके। ठीक है, HSPQ। ठीक, आप ये भी ध्यान रखेंगे, सर ने हमें एक HSPQ भी बताया था। आप सुनते जाएं HSPQ और इसकी फुल फॉर्म लिखते जाएं, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चंस वाले जो टेस्ट होंगे ये भी रहा होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो इसमें रह जाता है आज के लेक्चर में, उसे भी मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। एक होता है सोशियोमेट्रिक टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं समाज नीति विधि बोलते हैं। सोशल मैट्रिक टेक्निक, समाज नीति विधि, ये क्या होती है? देखिए, आपने ना बच्चों को जब क्लास में आप लोग भी थे तो आपने भी महसूस किया होगा। इसे मैं पिक्चर वाइज बना के समझाता हूँ। क्या नाम बताया मैंने? सोशियोमेट्रिक टेक्निक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोशियोमेट्रिक टेक्निक, चलिए 10वां पॉइंट मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है, टेक्निक करके मैंने ये लिख दिया। ये क्या थी? ये थी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्लास में जब बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, मैंने बच्चों को अगर डिवाइड कर दूं, ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप में। ठीक है, 2 ग्रुप में मैंने बच्चों को डिवाइड कर दिया और मैंने आपसे हर एक बच्चे से पूछा कि मान लीजिए बच्चे ABCDEFGH तक ले लिए मैंने एक ग्रुप में, H तक ले लिए, और उनसे मैंने पूछा कि बताइए आपको किसके साथ बैठना पसंद है? तो पहले बच्चे ने कहा मैं तो D के साथ बैठना पसंद है। दूसरे से बोला, बोले हाँ मुझे भी D के साथ ही अच्छा लगता है। तीसरे से बोला हाँ मुझे भी D के साथ अच्छा लगता है। फिर E बोला, फिर F बोला। इस तरीके से हमने देखा लगभग 5 बच्चों ने हमसे कह दिया कि मुझे तो जो है D के साथ बैठना पसंद आता है। अब आगे गए हम और बच्चों से पूछा, किसी बच्चे ने क्या करा, उनमें से और बच्चे ने जो है किसी ने कहा मुझे हमें तो F के साथ बैठना बहुत पसंद है। F को पसंद करने वाले 4 बच्चे निकले और D को पसंद करने वाले कितने निकले? 5 बच्चे निकले। तो यहाँ पर क्या होता था, अब उस क्लास का ना एक तो हो गया स्टार और एक हो गया सेकंड स्टार स्टूडेंट। तो ये जो टेक्निक कराई जाती थी वो सोशियोमेट्रिक टेक्निक कहा जाती थी। इसमें ये जांचा जाता था कि लोग किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और दूसरा कौन है और पहला कौन है और किस प्रकार से एक दूसरे के तरह से इन लोगों से प्रभावित हो रहे होंगे। ये ना कभी ना पहले जो यूज किए गए थे ये नाविकों पे यूज किए गए थे। जो अब मैंने कहा जो पानी वाले जहाज जाते हैं उन पे विधि अपनाई गई थी कि वो ना अपने साथ वालों को कितना पसंद करते हैं। तो ये वहां टेक्निक यूज की गई थी, आपने देखा होगा। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक भी आपको समझ आ गई होगी। जब बहुत सारे बच्चे जो है किसी एक को पसंद कर रहे हो तो उसके कितने फॉलोअर्स हैं, तो जिसके ज्यादा फॉलोअर होंगे उसे हम बोल सकते हैं स्टार ऑफ क्लास बोल सकते हैं और दूसरा हो जाएगा सेकंड स्टार ऑफ क्लास। ठीक, इसके बाद एक म्यूचुअल पेयर भी होती है। आपसे पूछा जा सकता है म्यूचुअल पेयर क्या होती है। जैसे कि जब क्लास में आप पढ़ा रहे होंगे ना तो पढ़ाते समय आप देखेंगे कि कोई ना कोई 2 बच्चे ना आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे होंगे। वो आपस में हमेशा चिपके रहते होंगे, बात करते रहते होंगे, उन्हें कुछ मतलब नहीं क्लास में क्या हो रहा है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें म्यूचुअल पेयर बोली जाती है। म्यूचुअल पेयर क्या है? जिनके समान तरीके के जो है तकनीकी आपस में भेंट हो रही हो, मिल रही हो। ठीक, और कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा जो बिल्कुल अलग अलग रह रहा होगा। उससे पूछोगे आपको किसके साथ बैठना पसंद है, किसके साथ लंच करना पसंद है, किसके साथ आना जाना पसंद है, तो वो तो कह देगा मुझे किसी से जो है कोई पसंद नहीं है क्लास में। तो ऐसा बच्चा जो होता है उसे आइसोलेटेड चाइल्ड बोलते हैं। ठीक, या आप बात करें वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड क्या है, वो किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम जो है जनरेट जरूर करेगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं किसी तरीके से मानसिक रूप से किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो और बच्चों को पसंद नहीं करते। ठीक, तो ऐसे बच्चों को हम आइसोलेटेड चाइल्ड बोलते हैं या प्रॉब्लमेटिक बच्चे बोलेंगे। ठीक, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो म्यूचुअल पेयर क्या होती है, प्रॉब्लम वाले बच्चे कौन से होते हैं, आइसोलेटेड क्या होते हैं, और बहुत सारे आज हमने एक्सपेरिमेंट इस बातों को हमने जान लिया। ये सभी बातें मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम नए टॉपिक में कोई ऐसा टॉपिक लेकर चलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान आपको इस परीक्षा के लिए बना दे। इन सभी लेक्चरों को आप ध्यान से सुन लें। सुनने के बाद आपको मेरी वादा है, आई थिंक सभी याद हो चुका होगा, हो जाएगा। जिन्होंने पहली बार लेक्चर सुन रहे हैं अगर वो भी पढ़ेंगे तो उन चीजों को वो क्लियर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं लगभग जो है बहुत सारा हमारा सीडीपी का जो है जितना भी हमारे जो चीजें हुआ करती हैं सीडीपी के सिलेबस में, तो आधे से ज्यादा हमारी सीडीपी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं एक तरीके से। अब जो बचा है वो बचा है जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट रह गया है वो पॉइंट्स आगे चलेंगे, वरना जितने हमारे लेक्चर थे उन लेक्चरों में हमने अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद।